आप सभी को नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। राजपात्रता परीक्षा 2024 में मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में राजपात्रता परीक्षा 2024 होने वाली है और तिथि भी जनवरी में संभावित है। उन्होंने बता भी दिया है कि परीक्षा कब होनी है, परीक्षा के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, परीक्षा कब होगी। इन सारी चर्चाओं में मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप सब इस विषय में पहले से जानते हैं। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि परीक्षा जनवरी में होगी और हमारे पास तैयारी के लिए मात्र लगभग 80 दिन मान के चलिए आप। और सिलेबस कौन सा है? नेट का सिलेबस है राज्य पात्रता परीक्षा का। किसकी तरह? नेट की तरह, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तरह। यानी कि हमें इन 80 दिनों के भीतर इस राज्य पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए संपूर्ण सिलेबस को एक दृष्टि से देख लेना होगा। मेरा कहना है राज्य पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित होगी, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये ऐच्छिक प्रश्न पत्र है आपका द्वितीय, जिसका विषय है संस्कृत। यानी हम संस्कृत विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरी विशेषज्ञता उसी विषय को लेकर है। अब आप सभी नेट के पाठ्यक्रम से परिचित हैं और मेरा मानना यह है कि आप नेट उत्तीर्ण अभी तक नहीं कर पाए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि जो नेट उत्तीर्ण कर चुके हैं उन्हें सेट की आवश्यकता नहीं, और ना ही सिस्टम आपको फॉर्म भरने की अनुमति देगा, क्योंकि आप नेट उत्तीर्ण कर चुके हैं। एक नियम ये बना दिया गया है कि नेट अथवा सेट यदि आप उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आप फॉर्म में अप्लाई ना करें, इस परीक्षा के लिए आप अप्लाई ना करें, क्योंकि आप ऑलरेडी पात्र हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो अभी एमए में अध्ययनरत हैं, ऐसे विद्यार्थी जो एमए पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे विद्यार्थी जो नेट की तैयारी में लगे हुए हैं लेकिन उन्हें अभी तक सफलता नहीं प्राप्त हुई है, उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अब जब आप नेट की परीक्षा देते हैं, नेट के प्रश्न पत्रों को देखते हैं, तो आपको पता है कि वो किस प्रकार के सवाल वहां पर पूछे जाते हैं, क्या स्तर होता है परीक्षा का। लेकिन चूंकि ये सेट परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की है, इसलिए मुझे पता है कि इस परीक्षा का स्तर क्या है। क्योंकि अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपको लग रहा होगा सर ये तो विरोधाभास है आपकी बात में। आप अभी कह रहे थे जो नेट उत्तीर्ण कर चुका है वह सेट क्यों देगा, लेकिन जब मैंने ये परीक्षा दी थी तब ऐसा नियम नहीं था, इसलिए मैंने ये परीक्षा दी और मेरा सेट उत्तीर्ण हुआ। जबकि नेट जेआरएफ मेरे पास है लेकिन सेट मैंने दिया, क्योंकि उस समय नियम नहीं था। अब नियम है तो आप नहीं दे सकते, है ना। अब भाव मेरा यह है कहने का कि हम इन 10 इकाइयों को किस प्रकार से 80 दिन में पूरा करेंगे। देखिए, विभिन्न परीक्षाएं आपको नेट का पाठ्यक्रम उपलब्ध करा देंगी। विभिन्न परीक्षाएं आपको 2999, 1999, 1500 इस प्राइस पर संपूर्ण नेट का पाठ्यक्रम अपनी रिकॉर्डेड कक्षाओं के माध्यम से उपलब्ध करा देंगी। लेकिन आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि क्या आप उस 400-500 की कक्षाओं के संपूर्ण सिलेबस को संपूर्ण कर पाओगे, पूर्ण रूप से देख पाओगे? मेरा मानना है कि ऐसा संभव नहीं है। आपको इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए लिमिटेड सोर्स चाहिए, ताकि आप उनको देखकर इन 80 दिनों में आप उनको देखकर आपकी संपूर्ण तैयारी कर सकें। और मेरा यह मानना है कि लगभग अधिकतम आपको 200 वीडियो मिलनी चाहिए, अधिकतम 200 कक्षाएं आपको मिले। प्रत्येक कक्षा 1.5 घंटे की यदि होगी तो आपको ये कक्षा 300 घंटे की कक्षाएं आपको मिलेंगी। 1.5 घंटे की एक कक्षा, 100 कक्षाएं 150 की, और 200 कक्षाएं 300 घंटे की। और 300 घंटे में इस संपूर्ण विशाल पाठ्यक्रम को हमें समाहित करना होगा परीक्षा को उत्तीर्ण करने के दृष्टिकोण से। अब इस संपूर्ण घटनाक्रम में
200 कक्षाओं की मैं बात कर रहा हूं। क्या ऐसा संभव है सर? क्या आप 80 दिन के अंदर 200 कक्षाएं हमारे लिए दे पाएंगे? क्योंकि आपकी जो पुरानी रिकॉर्डेड कक्षाएं हैं वह तो इस समय में उनको देखना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। आपका सवाल ये हो सकता है, मैं आपकी तरफ से स्वयं बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा यहाँ पर कहना है कि 200 कक्षाएं नहीं, हम 180 तो दे पाएंगे, हम 170 तो दे पाएंगे। इस हिसाब से सर आपको कितनी कक्षाएं देनी होंगी प्रतिदिन? तो ये बड़ा विचारणीय विषय हो गया कि 80 दिन का समय है, आपको 200 कक्षाएं देनी है। बताइए कितनी देंगे आप? लगभग 3 कक्षाएं, लगभग लगभग 2 कक्षाएं आपको देनी होंगी, 2-3 के बीच में, कभी 3 कभी 2, तब जाके आप 200 कक्षाओं का टारगेट पूरा कर पाएंगे। यानी कि मुझे प्रतिदिन 3.5 घंटे के आसपास पढ़ाना होगा, आपको कक्षाएं आपको उपलब्ध करानी होंगी, तब जाके आप संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर कर पाएंगे। अब एक विषय यहाँ पर यह भी आता है, देखिए मैं आपको बताता हूं, अब मैं यहाँ पर इतना बड़ा व्याख्यान क्यों दे गया। मेरा भाव यह है कि आप रिकॉर्डेड कोर्स इस समय मत खरीदिएगा, क्योंकि 80 दिनों में आप उन्हें नहीं देख सकते। आप एक एक टॉपिक पर 4-4 कक्षाएं नहीं देख सकते, आपके पास उतना समय नहीं है। आपको परीक्षा को उत्तीर्ण करने के दृष्टिकोण से कोर्स चाहिए, और ये कोर्स आपके लिए सुटेबल होगा, कारण आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से उपलब्ध कराई जाएगी संपूर्ण कक्षाएं, संपूर्ण जानकारी। हमें हमें कक्षाओं का आडंबर नहीं करना, हमें कक्षाओं की भरमार नहीं देना आपको, हमें कक्षाएं आपको देनी है समुचित, उचित, जो आपको इस परीक्षा में उत्तीर्ण करा दें। अब इसी कड़ी में मैं आपको बताता जा रहा हूं कि हम इकाई 1 जो है, आप सभी जानते हैं, सिलेबस से आप परिचित हैं। वेदों का रचनाकाल हमें पढ़ना है। मैक्स मूलर, ए वेबर, मैक्स मूलर, एम मिंटरनित्ज, ए वेबर, मैक्स मूलर, एम मिंटरनित्ज, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक। 15 मिनट का चैप्टर है ये, अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको पढ़ें तो। संहिता साहित्य, संहिता साहित्य में आपको संपूर्ण रामायण नहीं सुनाई जाएगी, आपको संहिता साहित्य से जो प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों के बारे में आपको बताया जाएगा। आपको पूरी हायरार्की बता दी जाएगी कि हमारे वेद कितने हैं, वेदों के उपवेद कितने हैं, उपवेदों में आप देखेंगे कि हमारे संहिता साहित्य में आरण्य कितने हैं, ऋग्वेद के कितने आरण्यक है, कितने ब्राह्मण है, कितने उपनिषद हैं, ऋग्वेद की शाखाएं कितनी है, ऋग्वेद के पदपाठकर्ता कौन है, ऋग्वेद के ऋषि कौन है, ऋग्वेद के देवता कौन है। इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं, उस प्रश्नों के आधार पर आपसे चर्चा की जाएगी परीक्षाओं में। और कक्षा में भी ऐसा ही होगा, कक्षा में भी आपको मूल चीजें पढ़ाई जाएंगी, कक्षा में भी आपको वह चीजें पढ़ाई जाएंगी जहां से प्रश्न बन सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप हमसे जुड़िए। हमारा कोर्स होगा 2,999। अगर आप कोई विशेष आपको समस्या है तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको प्रारंभ में ये बात बता रहा हूं ताकि आप सुनिए, इस संपूर्ण कक्षा को आप देखिएगा जरूर। यदि आपका विषय संस्कृत है, भले ही आप कोर्स ले अथवा ना ले, लेकिन मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि हमारी रणनीति क्या होगी, हम किस प्रकार से 80 दिन में संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाप्त करेंगे। अब मैंने आपको ये बताया, संवाद सूक्तों की जब हम चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इन संवाद सूक्तों में हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्या भाव है मेरा इससे? मेरा इसमें भाव यह है कि संवाद सूक्त, जैसे पुरुरवारोची संवाद सूक्त है, यम यमी संवाद सूक्त है, शर्मापणी संवाद सूक्त है और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है। इन संवाद सूक्तों का एक बार हम अध्ययन करेंगे, एक बार हम इनका मूल पढ़ लेंगे, है ना, और उसके पश्चात आगे बढ़ जाएंगे, और उसके पश्चात जो है आगे बढ़ जाएंगे। मैं यहाँ पर पेन लाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं उसमें असफल हो रहा हूं, देखिए, पर मैं अब यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शर्मापणी नदी, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, पुरुरवारोची संवाद सूक्त, यम यमी संवाद सूक्त और शर्मापणी संवाद सूक्त। इनमें से मूल पंक्तियां पूछी जाती हैं। मूल पंक्तियां, कुछ मूल पंक्तियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको जाननी चाहिए, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसकी हम चर्चा कर लेंगे। यानी, और ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष,
इनकी सामान्य चर्चा हम इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। यानी कि इस संपूर्ण इकाई को अगर मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से समेट दूं तो मात्र 2 घंटे की कक्षा होगी। क्षम्यता, मात्र 2 घंटे की कक्षा में आपको ये इकाई करवा दी जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि आपने लगभग पढ़ा भी होगा, और जो परीक्षा में आने लायक 2 घंटे का कंटेंट है, यदि वो हम आपको दे दें तो आप निश्चित तौर पर बहुत कुछ कर लेंगे। यानी कि 2 से 3 कक्षाओं में ये कक्षा समाप्त। अधिकतम आप इसको 3 घंटे तक लेके चलिए। यानी कि 2 कक्षाएं 1.5 घंटे की या 1-1 घंटे की 3 कक्षाएं आपको इकाई 1 समाप्त करवा दी जाएगी। अच्छा, इन कक्षाओं से आप नेट में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि नेट का जो स्तर है वो काफी हाई है। लेकिन सेट में केवल बेसिक पूछा जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं वो साल में 2 बार तो होती नहीं, 2 साल में 1 बार, 3 साल में 1 बार होती हैं। लेकिन नेट तो हर 6 महीने में हो रहा है, इसलिए वहां पर प्रश्नों की प्रकृति बदलना उनकी मजबूरी होती है, नए नए प्रश्न ढूंढ के लाना उनकी मजबूरी होती है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अब जब हम थोड़ा आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमें ऋग्वेद के सूक्त पढ़ने और बहुत सारे सूक्त हैं। सर इनका क्या करेंगे? इनमें कुछ नहीं करेंगे, इनमें मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा। इनके ऋषि कौन है, ये कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, किस मंडल के कौन से ऋषि हैं, इसमें कितने मंत्र हैं, इस प्रकार के सामान्य से प्रश्न आपको बताए जाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां बताई जाएंगी। इससे आपका ये पूरा कवर हो जाएगा और इनमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि परीक्षा के दृष्टिकोण से 80 दिन में कवर होने लायक पाठ्यक्रम आपको कवर करवाया जाएगा, जिससे आप बार बार रिवाइज करके आपको ज्यादा बोझ ना लगे और आप इस परीक्षा में बैठे और कॉन्फिडेंट के साथ बैठे और आप बहुत अच्छा कर पाए। उसी प्रकार से इस प्रकार के शिव संकल्प सूक्त, प्रजापति सूक्त इत्यादि में होगा। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त, काल सूक्त, पृथ्वी सूक्त में की हम चर्चा कर लेंगे जो महत्वपूर्ण है उनकी। अब ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद साहित्य, उपनिषद साहित्य में ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेतास्त्रोपनिषद, आपको सामान्यतः इनको पढ़ा दिया जाएगा। क्या क्या इनमें वर्णित है, क्या क्या इनकी सूक्तियां हैं जो आपको बताई जानी चाहिए, इनकी चर्चा हम कर लेंगे। और आपको कहानी नुमा समझा दिया जाएगा। आपके लिए उस प्रकार का भार नहीं रहेगा कि हाय राम ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, हाय मैं अभी इसको कैसे याद करूंगा, पिछली कक्षा का मुझे कुछ भी याद नहीं हुआ, अब ये ईशावास्य उपनिषद में क्या पढ़ूं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगतेन तक्तेन मुञ्जीताम अग्रदाकर्षसिद्धनम, ये क्या पढ़ रहा हूं मैं इसको कैसे कवर करूंगा। आपको इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, क्या आपको आना चाहिए, क्या आपको नहीं आना चाहिए, क्या आपको छोड़ देना चाहिए। एक बात आपको बता दूं, क्या पढ़ना है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, मेरी बातों पर विश्वास रखिएगा, मुझ पर भरोसा रखिएगा। हम आपकी संपूर्ण समस्याओं के समाधान के साथ उतरेंगे। यदि हम आपसे कुछ पैसे ले रहे हैं तो उसका कई कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारणों में से कुछ कारण मैं आपको गिनवा चुका हूं, क्योंकि हम आपको सार गर्भित चीजें उपलब्ध कराएंगे जिसमें आपको समस्या लेने की आवश्यकता नहीं होगी। समान अक्षर, संधि अक्षर, अघोष, सूक्ष्म, स्वरित, ये संपूर्ण चीजें आपको बता दी जाएंगी। बहुत छोटा टॉपिक है ये। नाम आख्य निपात में क्या महत्वपूर्ण है ये भी आपको बता दिए ये चीजें। यानी कि मैं आपको ये बता दूं कि ये पहली इकाई जो है आपकी, पहली प्लस दूसरी इकाई, ये दोनों इकाइयां, पहली इकाई मैंने आपको बताया कि 3 घंटे, दूसरी इकाई में आपसे कहूंगा लगभग 5 कक्षाएं लेगी। यानी कि दूसरी इकाई अगर 1.5 घंटे की कक्षाएं हुई तो 3 8 घंटे आप लेके चलिए। मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 11 घंटे में जो है आप जो है क्या कर लेंगे, 11 घंटे में आप पूरा पढ़ लेंगे, आप ज्ञानी हो जाएंगे। नहीं, आप परीक्षा पास कर लेंगे, इतना कह रहा हूं। आप परीक्षा पास कर लेंगे, मैं इतना कह रहा हूं। आप इस बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा, सुनिएगा। आप ज्ञानी नहीं होंगे, आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा, आप चीजों को समझने लग जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए 80 दिनों में परीक्षा निकालनी है, हमें ज्ञानी नहीं होना। हाँ, जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी तब आपको दूसरा कोर्स दिया जाएगा जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक चीज की, और तब आपको जो आधारभूत जो ज्ञान आपको कराया जा रहा है ये आपको वहां पर काम आएगा। लेकिन पहले हम सेट तो उत्तीर्ण करें, पहले हम इस विषय के साथ राज्य पात्रता परीक्षा तो पास कर लें। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि 11 हमने बताया आपको
11 घंटे यहाँ पर हमारे लिए हो गए। ठीक है, उसी प्रकार से आचारा आचारम ग्राह्यति आचनोत्यर्थान आचनोति बुद्धिमिति वा वीरा वीरति मित्रन, ये सारे जो निर्वचन है ये आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन आपको याद करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप इनको दोहराएंगे बार बार। अनभ्यासे विषम विद्या, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जाएगा अगर आपने उसका अभ्यास नहीं किया तो वो आपके लिए विष के समान हो जाएगी, इसलिए आपको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। प्रतिदिन आपको 3 घंटे की कक्षाएं मिलेंगी। 3 घंटे की कक्षा के बाद आप क्या करेंगे? आपके पास तो समय है, यदि आप नौकरी पेशा में नहीं है तो आप तो जुट जाइएगा अभ्यास करने में बार बार। ठीक है, और ये बेसिक सी चीजें हैं, इनको हम देख लेंगे। अब हम इकाई 3 की बात करें तो इकाई 3 हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, हम इसका समावेश इकाई 4 में ही कर देंगे। इकाई 4 में ही हम इसका समावेश जो है कर देंगे। क्या समावेश कर देंगे सर हम इसका इकाई 4 में? इकाई 4 में हम इसका ये समावेश कर देंगे, जो आचार मीमांसा प्रमाण मीमांसा इत्यादि जो है ऊपर वाली, उसको हम यहीं पर समाहित करके इसके साथ ही उसका अध्ययन कर लेंगे। आचार मीमांसा में हमें उनके नियम इत्यादि जानने होते हैं, प्रमाण मीमांसा में हमें ये जानने होते हैं कि ये कितने प्रमाण मानते हैं, है ना, और क्या जानना होता है, और तत्व मीमांसा में हमें ये जानना होता है कि ये कितने तत्व मानते हैं। ये बेसिक जानकारी होती है, हमें इसके लिए पृथक से नहीं, हम इकाई 4 के अंतर्गत ही इसका अध्ययन कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं, दर्शन साहित्य में मैं जरूर आपसे समय लूंगा, क्योंकि इसका बेसिक आपका क्लियर करना होगा मुझे, और चीजें आपको याद करवानी होंगी, समझनी होंगी, समझानी होंगी, है ना। तो सारी चीजों में मैं आपको बताऊं तो ईश्वर कृष्ण की जो सांख्यकारिका है इसमें मुझे कम से कम 2 कक्षाएं लगेंगी, यानी कि 3 घंटे आप यहां पर ले लीजिए। सदानंद के वेदांत सार में भी आपको 3 घंटे लगेंगे। अन्नम भट्ट केशव में तर्क भाषा में भी आपके 3 घंटे लगेंगे। बेसिक बता रहा हूं मैं, बस मत सोचना कि सर 3 घंटे में हमें ज्ञानी बना देंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। अर्थ संग्रह में हम सामान्य सी चर्चा करेंगे, इसकी बहुत चर्चा नहीं करेंगे, तो 1 कक्षा इसकी ले सकते हैं हम। और आपका 1 और 2 घंटे की कक्षा लगभग पतंजलि में लग जाएगी, यानी कि योग सूत्र में, है ना, योग दर्शन जो है उसमें। और ब्रह्म सूत्र पंचानन ये न्याय सिद्धांत कौमुदी, कुछ चीजें हम छोड़ेंगे इसमें, और सर्वदर्शन संग्रह के हिसाब से हम जैन मत बौद्ध मत पढ़ लेंगे, लोकायत पढ़ लेंगे, थोड़ा जान लेंगे, समझ लेंगे उसको, तो हमारी 2 कक्षाएं ये हो जाएंगी, 3 घंटे की ये हो जाएगी। अब हमारा क्या हुआ देखिए, 3 और 3 6 6 3 9 9 और 1 10 10 10 और 2 12 3 15 15 और 11 कितने हो गए भाई साहब बताइए? 16 26 घंटे। 26 घंटे की कक्षा में हम आपको सामान्य ज्ञान करा देंगे दर्शन और वेदों का। अब 26 घंटे की कक्षा हमारे पास आ चुकी है। अब हम आ चुके हैं व्याकरण में। व्याकरण का जो भाषा विज्ञान है इसमें जरूर मैं आपसे 4 घंटे लगभग 3 कक्षाएं तो नहीं, मैं आपसे 2 ही कक्षा लूंगा, यानी कि 3 घंटे इसमें आपको हमें देने होंगे। और इनके परिचय में पाणिनि शिक्षा में आपको 1 कक्षा हम आपको लेंगे, 1 कक्षा आपकी, और परिचय में भी 1, यानी 3 घंटे ये हो जाएंगे। तो ये हो गए आपके 6 और 6 32, है ना, यानी कि 26 और 6 32। अब 32 घंटे की कक्षा आपकी हो चुकी है। सबसे ज्यादा समय आपका व्याकरण में लगेगा। व्याकरण में भी हम सामान्य सी चीजें ही पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हम इसमें अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास मात्र 80 दिन है और यहाँ से सवाल कितने आएंगे। पिछली बार जब नेट दिया था तो उसमें मुझे 5 से 6 सवाल देखने को मिले थे। इकाई बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी हम इसकी चर्चा करते हुए लगभग हमें ज्यादा से ज्यादा कक्षाएं यहाँ पर देनी होंगी, चीजें याद करनी होंगी, समझनी होंगी। तो 1 2 लगभग कितना समय देना चाहिए? सबसे ज्यादा समय इसको आप छोड़िए, इसको आप अभी छोड़िए, 32 घंटे हो चुके हैं, आप छोड़िए, व्याकरण हम बाद में चर्चा कर लेंगे। अब ठीक है, ओके। 32 घंटे में का जो काव्य शास्त्र है, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय इत्यादि की चर्चा जब हम करेंगे तो 1 कक्षा हमें इसमें चाहिए, और लगभग 2 कक्षाएं ऊपर, यानी कि 8 घंटे। अब 8वीं इकाई में ये 40 घंटे यहाँ पर हो चुके हैं। 8 घंटे की कक्षा, ये सामान्य ज्ञान आपको कराया जाएगा मात्र। और यहाँ पर मैं आपसे बात करूं पद्य विशिष्ट अध्ययन की, तो पद्य नाट्य ये तो विशेष तो मूल तो हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय काफी कम है। एक विषय को लेकर बैठेंगे तो उसमें 1 महीना लग जाएगा अगर मूल पर हम अध्ययन करें तो। लेकिन सामान्य से चर्चा करते हुए चलेंगे तो हमारे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से सही हो जाएंगे।
तो उसके लिए मैं आपको क्या बता दूं, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहां से लगभग हमें लेनी होंगी 20 घंटे की कक्षाएं। ये हो गए आपके 60। और यहां पर आप आ जाइए, 10 घंटे की कक्षाएं यहां चाहिए हमें, और 5 और जोड़ो, क्योंकि ये बहुत बड़ा यूनिट है, यानी कि 75 घंटे की कक्षाएं। छंदों की बात कर लें तो यहाँ पर 5 घंटे है, ये तो मान चलिए 80 मान लीजिए आप, यहाँ पर मोटा मोटी 80 लेके चलिए। घंटे बता रहा हूँ, कक्षाएं नहीं गिनवा रहा हूं मैं। अब पुराण इतिहास तो यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा कि हमें समय देना होगा लगभग 10 घंटे का, तो ये हो गए आपके 100 घंटे, ऐसा मोटा मोटी मान के चलिए। और नीचे आप आएंगे तो बहुत सारी चीजें देखते हुए हम यहाँ पर 120 घंटे लेके चलो, और बाकी जो बच गया आपका 120 के बाद 200 घंटे की 200 कक्षाएं मैंने आपको बताया था, लेकिन इस हिसाब से तो हम बहुत अच्छे आराम से कर लेंगे इसको। 60 घंटे की कक्षाएं आपको, यानी कि लगभग 20 से 25 कक्षाएं ग्रामर की हो जाएंगी। तो अब हम किस गणित पर पहुंचे, हम पहुंचे कि 200 घंटे की कक्षा में हमारा पूरा सिलेबस हम परीक्षाोन्मुखी दृष्टिकोण से पूर्ण कर लेंगे, यानी कि हमें 100 से 120 कक्षाएं आपको देनी है। 100 से 120 कक्षाएं आपको देनी है, जिससे आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हो। और फिर जब आपका ये उत्तीर्ण हो जाए और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमसे जुड़े, तब हम अब बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्लान रहने वाला है। हम आपको संपूर्ण सिलेबस जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो परीक्षा हमारे सर पर बैठी हुई है उस परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत कम समय में सब कुछ कवर करवाने का हमारा प्रयास है, और हम चाहते हैं कि ऐसा हमारा होना चाहिए, क्योंकि आप सब भी तैयारी करने बैठे हुए हैं, तो तैयारी आपकी होनी चाहिए समय से, है ना, इसलिए। और बाकी चीजें आपने बहुत सी पढ़ी हुई भी होंगी, लेकिन आपका एक रिवीजन मात्र हो जाएगा। यदि आप चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम कपिल योगी है, मैं नेट जेआरएफ एमपी सेट दोनों ही क्वालिफाइड हूँ। एमपीपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें मैं प्रतीक्षा सूची में हूं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि वहां पद काफी कम थे। ऐसा कहना तो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, अब थोड़ी कमी रह गई होगी मेरी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको मेरे नॉलेज को लेकर आपको कोई शिकायत नहीं होगी, और आपकी संपूर्ण समस्याओं के समाधान के साथ उपस्थित होऊंगा। यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर संपूर्ण समस्याओं का समाधान आपको देखने को मिलेगा, और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों का हम ध्यान रखते हुए इस तैयारी को करेंगे। निश्चित तौर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके लिए फीस होगी 2,999 हमने रखी हुई है। यदि आप बात करेंगे तो देखते हैं, दिवाली का ऑफर चल रहा है तो हम 2,499 के आसपास प्रयास करेंगे करने का, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, समय देना होता है, चीजों का खर्च होता है, बाकी सारी चीजें मेंटेन करनी होती है, इसलिए हम आपसे ये फीस थोड़ा आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन निश्चित ही ये आपको अखरेगी नहीं। आप यदि पैसा देंगे तो आप सफलता को जरूर अर्जित करेंगे, मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि तैयारी करते हुए एक लंबा समय मुझे हुआ है। लंबा समय कहने का मतलब ये नहीं कि मेरे को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। मैंने सर्वप्रथम जब नेट की परीक्षा का एग्जाम दिया था, जब मैं एमए सेकेंड सेमेस्टर में था, मैं तैयारी करने के लिए लगा था। मेरे एमए सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होने थे दिसंबर के आसपास, दिसंबर जनवरी में, और उसी समय मेरा नेट का एग्जाम भी मुझे देना था, क्योंकि हम दे सकते हैं जब हम एमए कर रहे हो तो, लेकिन हमें 2 साल के अंदर एमए कवर कर लेना होता है, ऐसा नियम है। उस समय था, तो मैंने 1.5 महीने में केवल व्याकरण के मूल पाठ को छोड़कर 1.5 महीने में संपूर्ण सिलेबस को कवर किया था, और पहले ही प्रयास में मैंने नेट का जो है उत्तीर्ण किया था, और फिर उसके बाद मैंने जब दूसरा प्रयास दिया तो जेआरएफ मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन अब ये मेरा जो नॉलेज है कि कम समय में हम कैसे कवर अप करते हैं चीजों को, किस चीजों को छोड़ते हैं, किस चीजों को पढ़ते हैं, किस किस चीज पर हमें ध्यान देना होता है, किस पर ध्यान नहीं देना होता है, ये संपूर्ण मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेकिन उसमें मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप थोड़ी मेरी आर्थिक मदद करेंगे। और आर्थिक मदद से मेरा क्या कहना है, यदि आप मुझसे कोई सेवा ले रहे हैं तो आपको कुछ पे करना होगा, उसके लिए मैंने आपको फीस बताई है। यदि आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हुई है, बुरी लग चुकी है, या पर लगी हुई है, या फिर लगेगी,
भविष्य, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की बात करते हुए मैं आपसे कहूंगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप हमसे जुड़ सकते हैं निसंकोच होकर, आपकी संपूर्ण समस्याओं के समाधान के साथ उपस्थित होंगे, जो समस्याएं आपके विषय से संबंधित हैं उनके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः, नमः संस्कृताय, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कपिल आपसे विदा लेता हूँ। नमः संस्कृताय।